गुड मॉर्निंग बालकों। पिछले टर्न पर हम लोग अभिक्रिया भाजक के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था अभिक्रिया भाजक के बारे में, ठीक। वियोजन की कोटि और इन सब बारे में हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट हमने सबसे ज़्यादा बात करी थी रासायनिक साम्य की भौतिक सार्थकता के बारे में कि साम्य नियतांक बहुत उच्च होगा तो उसका क्या मतलब है, साम्य नियतांक बहुत छोटा होगा तो उसका क्या मतलब है। जब बहुत उच्च था तो हमने कहा कि साम्य मिश्रण में उत्पादकों की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होगी, लगभग 99% या उससे भी ज़्यादा, और अभिकर्मकों की प्रतिशत मात्रा 0.1% या उससे भी कम होगी, यानी अभिकर्मक लगभग नगण्य होंगे। ये हमने बात की थी। दूसरी बात हमने कहा था कि अगर साम्य नियतांक बहुत निम्न होगा इसका मतलब उत्पाद बहुत प्रतिशत मात्रा उत्पादों की बहुत कम होगी और अभिकर्मकों की प्रतिशत मात्रा बहुत उच्च होगी। और इसी को लेकर हमने एक सारणी भी बनाई थी कि जब के इक्विलिब्रियम बहुत उच्च होगा तो अभिकर्मकों का वियोजन का कोटि यानी अल्फा अभिकर्मक हम लगभग 1 मान लेंगे, और यदि उत्पाद के लिए अल्फा लिखना है तो अल्फा उत्पाद लगभग हम 0 मान लेंगे। ठीक उसी तरह जब हमने के इक्विलिब्रियम बहुत निम्न की बात की तो हमने कहा कि अल्फा ऑफ अभिकर्मक हम कहेंगे कि लगभग 0 होगा, और यदि हम उत्पादों के अल्फा की बात करेंगे यानी उनके वियोजन की कोटि की बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि अल्फा ऑफ उत्पाद लगभग 1 होगा जब के इक्विलिब्रियम बहुत कम है यानी अत्यधिक न्यून है, या हम कहेंगे 10⁻³ से भी छोटा है। ये बातें हमने की थी। फिर उसी पर हमने आगे चर्चा शुरू की थी रिएक्शन कोशेंट अभिक्रिया भाजक की, राइट। और रिएक्शन कोशेंट की जब हमने चर्चा करी थी अभिक्रिया भाजक यानी Q की, राइट, तो हमने कहा था किसी भी समय पर साम्य नियतांक जैसा व्यंजक Q दर्शाता है, ये बात हमने की थी यहाँ पर, ठीक। और Q हमने लिखना सीख रहे थे। Q जब हम लिखना सीख रहे थे तो हमने कहा था किसी भी अभिक्रिया के लिए Q का मान आप किसी भी समय पर लिख सकते हैं। अब वास्तविकता में Q की उपयोगिता क्या है, Q लिखना क्यों आवश्यक है, राइट, हम क्यों लिखना चाहते हैं इसकी बात करें तो हमने किसी भी समय पर किसी अभिक्रिया के लिए मान लीजिए Q लिखा, अल्फा ए, मैं अल्फा ए नहीं लिखता हूँ, ए गैस और बी गैस मैंने अभिक्रिया लिखी। किसी समय टी पर ए के मोल 2 हैं और बी के मोल 4 हैं। डेल्टा एन जी क्योंकि 0 है तो मैंने डायरेक्ट क्यू लिखा, बी के मोल बटा ए के मोल, दोनों का गुणांक 1 है तो पावर भी 1 हो गया, और मेरे क्यू का मान आ रहा है 2। अब यदि मेरे पास के इक्विलिब्रियम इसका दिया हुआ है 4 तो मैं कहूँगा कि इस समय क्यू समय टी पर के इक्विलिब्रियम से छोटा है, इसका मतलब साम्य तो नहीं है। साम्य पर क्या होगा, अगर साम्य आना होता तो Q के इक्विलिब्रियम के बराबर होता। किसी समय T डैश पर हो सकता है इसके 4 मोल हो सकता है इसके 2 मोल हो, ठीक। अब हमने Q निकाला, Q एट T डैश, दिस इज Q एट T, सो Q T डैश पर क्या आ जाएगा, B के मोल 2/4, ये फिर से क्या आ गया 1/2। इसका मतलब Q जो T डैश का है वो भी छोटा है किससे, के इक्विलिब्रियम से। और भी कोई समय हो सकता है जिस पर Q के इक्विलिब्रियम से बड़ा आए, राइट। अब आपको ये समझना है कि बड़े Q के इक्विलिब्रियम से बड़े या के इक्विलिब्रियम से छोटे Q का क्या तात्पर्य है, इससे हमें क्या समझना है, और ये हमारे सवालों में न्यूमेरिकल में किस तरह से काम में लिया जा सकता है। तो देखो बच्चों, 3 कंडीशन है Q और के इक्विलिब्रियम के बीच की, 3 अलग अलग परिस्थितियां हमारे पास जनरेट हो रही हैं। कौन कौन सी, राइट। तो एक तो हमने कहा कि जब Q छोटा हो के इक्विलिब्रियम से, हो सकता है Q बढ़े और धीरे धीरे के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाए, और हो सकता है Q कभी कभी के इक्विलिब्रियम से बड़ा भी हो जाए। जब Q बराबर है के इक्विलिब्रियम के तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं Q बराबर के इक्विलिब्रियम का मतलब अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। पहली बात जो हम कह सकते हैं। दूसरा, अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। अगर छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा अब इसे समझते हैं, छोटे का मतलब क्या है, राइट। तो मान लीजिए मैंने ए और बी की जगह लिख दिया अभिकर्मक और उत्पाद, ठीक। तो Q क्या हो गया, उत्पाद बटा अभिकर्मक। इनफैक्ट यही हमारा रासायनिक साम्य नियतांक भी होता है।
बट अगर Q साम्य नियतांक से छोटा है तो अभिक्रिया को मूलतः जाना कहाँ है, साम्य पर जाना है। साम्य पर जाना है इसका मतलब Q को बढ़ाकर हमें किसके बराबर करना है, के इक्विलिब्रियम के बराबर करना है। Q बढ़ाने का मतलब क्या है, तो उत्पाद बढ़ाने हैं और अभिकर्मक घटाने हैं। ये बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, ये घटेगा तो भी Q बढ़ेगा। उत्पाद बढ़ाना और अभिकर्मक घटाना, उत्पाद बढ़ाने हैं और अभिकर्मक घटाने हैं, अर्थात हमें अग्र दिशा में विस्थापित होकर या अग्र दिशा में प्रगति करके विस्थापित होकर हमें साम्य प्राप्त हो सकता है, राइट। तो Q लेस देन का मतलब है अभिक्रिया की साम्यावस्था प्राप्त होना बाकी है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अग्र दिशा में विस्थापित, अच्छा अग्र दिशा में विस्थापित का क्या मतलब है, अग्र अभिक्रिया कराकर साम्यावस्था प्राप्त की जाएगी। यानी Q जब छोटा है साम्य नियतांक से तो हम समझेंगे कि हमें अग्र अभिक्रिया करानी यानी अभिकर्मक घटाने हैं और उत्पाद बढ़ाने हैं, राइट। तो तीसरी बात आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, Q छोटे का मतलब क्या है, अभिकर्मकों की सांद्रता घटानी है या अभिकर्मक घटाने हैं तथा उत्पाद बढ़ाने हैं। ये हमारे पास सिंपल कहानी है। ये तो हो गई हमारी किसकी बात, राइट। ये हो गई हमारी Q लेस देन के इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब हम बात करें Q बराबर के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ तो साम्यावस्था है ही, राइट। अब ग्रेटर देन की, तो ग्रेटर देन का मतलब साम्यावस्था प्राप्त होना बाकी नहीं है, साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी थी और हम आगे निकल चुके हैं, अर्थात अब हमें साम्यावस्था की बात अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे अभिक्रिया की साम्यावस्था अभिक्रिया की साम्यावस्था पीछे छूट चुकी है दूसरा पश्चिम दिशा में, यानी हमें पुनः लौट कर जाना पड़ेगा। लौट कर जाने का मतलब है कि हम इस दिशा में जाएं और इस दिशा में अगर हम जाएं तो इसका मतलब है पश्चिम दिशा में विस्थापित। तो पश्चिम दिशा में विस्थापन से और पश्चिम दिशा में विस्थापन से मतलब क्या है, पश्चिम अभिक्रिया कराने पर साम्यावस्था प्राप्त हो सकती है या प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से हमारी अलग अलग कहानी है। और Q बड़ा है इसका अर्थात मतलब क्या है, उत्पाद हमें घटाने हैं तथा अभिकर्मक बढ़ाने हैं। इस तरह की बात हम लोग कर सकते हैं। तो साम्य नियतांक और अभिक्रिया भाजक के बीच आप संबंध समझिए। जब भी Q छोटा होगा हमें इम्प्लीकेशन मिलेगा कि हम अग्र अभिक्रिया कराएं, और जब भी Q बड़ा होगा साम्य नियतांक से तो हमारा इम्प्लीकेशन है क्या, कि हमें पश्च अभिक्रिया कराकर साम्यावस्था प्राप्त करनी है। तो इस तरह की अलग अलग बातें हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अब देखिए इस पर सवाल कैसे डिज़ाइन होता है, ज़रा इसे समझिए। जैसे मैं केवल समय t की परिस्थिति लेकर चलता हूँ और इस पर हम कैसे बात कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि Q छोटा है, अर्थात मेरी कहानी क्या है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो साम्य नियतांक तक आते आते मुझे इसमें से x मोल ख़त्म करा देने हैं और इसमें x मोल जोड़ देने, और मैंने कह दिया कि अब साम्य आ चुका है। अब साम्य आ चुका है इसका मतलब Q बराबर क्या हो गया, 4 + x अपॉन 2 - x। परंतु मैंने कहा कि अब साम्य आ चुका है, इसका मतलब Q अब क्या होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम के बराबर, जो कि किसके बराबर है, 4। तो हमें x कैलकुलेट कर लेना चाहिए। जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा होगा यहाँ पर,
4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4x, राइट। तो ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 4 और x बराबर आ गया 4/5। जिसे हमने x बराबर 4/5 रखा, हमारा q जो है वो साम्य नियतांक के बराबर। अब जैसे 4/5 हमने इसे इसमें से घटाया, राइट, तो ये हो गया 6/5 और यहाँ जब 4/5 जोड़ा तो ये हो गया 24/5। 24/5 बटा 6/5 आ जाएगा 4। इस तरह से हम साम्य पर पहुँचेंगे। यानी जब छोटा है तो अग्र अभिक्रिया करानी है। और मान लीजिए मैं एक और परिस्थिति लिखूँ यहाँ पर कि बड़ा है, तब हमें क्या कराना रहेगा, राइट। तो मैंने इस कंडीशन को चेंज किया और अब देखिए हमें किस तरह से चेंज करना रहेगा, इस बारे में हम लोग बात करें। तो मैं मान लीजिए किसी समय t डैश पर d के मोल 6 हैं और a के मोल 3 हैं। तो जब हमने यहाँ पर q एट t डैश लिखा होगा, सॉरी, इसके मोल 8 है, q एट t डैश, तो 15/3 यानी ये आ गया होगा 5। और जब 5 आ गया होगा तो ये बड़ा आ गया, और जब ये बड़ा आ गया तो देखिए किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, q डैश बड़ा है किससे, साम्य नियतांक से। और जब बड़े की कहानी है तो साम्य कैसे पहुंचेगा, पश्च अभिक्रिया कराएंगे, यानी उत्पाद घटाएंगे। ये मैंने उत्पाद घटाए और अभिकर्मक बढ़ाए। मेरा q हो गया 15 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, ये साम्य आ गया, यानी साम्य नियतांक के बराबर, जो कि कितना है 4। सॉल्व किया हमने, सो 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4x, ये हमारे पास आ गया, राइट। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 3 और x बराबर 3/5। जब x बराबर 3/5 रखेंगे तो ये हो गया 18/5, और जब यहाँ रखा हमने तो ये 72/5, 72/5 बटा 18/5, ये आ जाएगा फिर से 4। तो इस तरह से हम q बड़ा होने पर कहाँ जाएंगे और q छोटा होने पर कहाँ जाएंगे, ये अलग अलग हमारी अभिक्रियाएं हैं जिनकी बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही कई और सवाल भी बनाए जा सकते हैं जिनकी बात आइए अब हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया मैंने लिखी, SO3 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू, साम्य में है SO2 गैस प्लस H2O गैस। ये हमारे पास अभिक्रिया है। ये तो हाइपोथेटिकल अभिक्रिया लिख दी मैंने, जो वास्तव में होती है वो लिखूं। ठीक, ये हमारी अभिक्रिया है। t बराबर 0 पर सबके मेरे पास 2-2 मोल हैं। डेल्टा एन जी अभिक्रिया का अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा है 0 है। के इक्विलिब्रियम मैंने कह दिया 1/9 है। अब आपने सबसे पहले चेक किया q, तो q एट t बराबर 0। अगर q एट t बराबर 0 की हम लोग बात करें तो ये है 2 गुणा 2/2 गुणा 2, यह आ रहा है 1, जो कि बड़ा है किससे, साम्य नियतांक से। अगर साम्य नियतांक से q बड़ा है तो क्या होगा, पश्च विस्थापन होगा, और जब पश्च विस्थापन की बात आएगी तो उत्पाद घटेंगे और अभिकर्मक बढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये साम्य आ गया, उत्पाद घटे तो इसमें से x मोल, तो इसमें से भी x मोल, क्योंकि 1:1 में अभिक्रिया करते हैं, ये हो जाएंगे 2 + x और ये भी हो जाएंगे 2 + x। इस तरह से हमारे पास ये साम्य की परिस्थिति आ गई और हम x सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल में सवाल पूछेगा क्या, आपका मेन प्रश्न ये है। तो सवाल क्या पूछेंगे, मैं यहाँ पर सवाल लिख सकता हूँ। पहला पार्ट पूछा जा सकता है, क्या उपरोक्त अभिक्रिया साम्य अवस्था में है। इसका जवाब आपने दे दिया नहीं, राइट। किस दिशा में विस्थापन पर साम्य प्राप्त होगा, तीसरा सवाल है, साम्य प्राप्त होने पर मिश्रण के कुल मोल ज्ञात कीजिए।
चौथा सवाल, साम्यावस्था पर SO2 और SO3 के मोल का अनुपात क्या होगा, राइट। तो ऑप्शन ए है इसमें ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी है लेस देन 1, ऑप्शन सी है बराबर 1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक, ये 4 सवाल हैं। अब देखिए, जब हमने सवाल तो सॉल्व कर ही लिया है, बस यहीं से आंसर चुनने हैं। कैसे? क्या साम्यावस्था में है? क्या बराबर आ रहा है? नहीं, तो पहले का जवाब हो गया नहीं। अच्छा, नहीं तो बड़ा आ रहा है कि बराबर छोटा आ रहा है? बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कहाँ जाना होगा? पश्चिम दिशा में विस्थापन। साम्य प्राप्त होने पर कुल मोल, ये रहे कुल मोल, जोड़ दो, प्लस एक्स माइनस एक्स यानी कुल मोल कितने आ गए? 8। साम्यावस्था पर SO2 के मोल, तो SO2 के मोल कितने हैं? 2 माइनस एक्स बटा SO3 के मोल कितने हैं? 2 प्लस एक्स। तो ये क्या आ रहा है? x पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमारा अनुपात है SO2 के मोल बटा SO3 के मोल का। ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, इसका मतलब ये लेस देन 1 आएगा। ये आंसर हो गया हमारा। तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। इस तरह के सवाल हमें क्यू पर मिलते हैं और इस तरह के सवालों की हमें बात करनी चाहिए। किस पर? अभिक्रिया भाजक पर। तो किसी भी अभिक्रिया में हमें अग्र दिशा में जाना है या पश्चिम में जाना है, ये निर्धारण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए? Q। और Q हमें बताएगा कि आगे जाने पर साम्य आएगा या पीछे आने पर साम्य आएगा। इस तरह से हम विस्थापन करेंगे। तो जब भी विस्थापन करेंगे, x हमारा Q के आधार पर विस्थापन किया तो x हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये तो बात हो गई Q की। और Q के क्या क्या गुणधर्म है, अब इनकी बात करें हम लोग। तो Q की बाकी बातें करने के लिए आवश्यक है कि हम साम्य नियतांक के टेम्परेचर या ऊष्मागतिकीय प्रभावों की बात करें। तो हमारा अगला हेडिंग हो गया के इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर इफेक्ट्स। अब जब हम साम्य नियतांक के ऊष्मागतिकीय गुणधर्म की बात करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास सबसे सिंपल तरीके में हमें सबसे पहले ऊष्मागतिकीय पैरामीटर में के इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होनी चाहिए। तो अगर आपको याद आता हो तो मैंने बहुत पहले लिखवाई थी, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आपका 0 होता है, परंतु डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पर 0 नहीं होता है। सबसे पहली बात, ये तो पहली शर्त है। और अभी अभी जो हमने पढ़ी वो दूसरी शर्त क्या पढ़ी कि Q बराबर के इक्विलिब्रियम होता है एट इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था पर Q का मान साम्य नियतांक के बराबर होता है, और साम्य नहीं है तब Q बराबर के इक्विलिब्रियम नहीं होता। यानी Q नॉट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम जब साम्य अवस्था पर नहीं है, जब साम्य नहीं है। अब हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा जी और साम्य का साम्य नियतांक का संबंध। तो डेल्टा जी नॉट बराबर आता है -RT ln के इक्विलिब्रियम। ये हमारा डेल्टा जी नॉट बराबर आता है। ये ऊष्मागतिकी से आता है, इसका डेरिवेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं। डेरिवेशन के लिए आपको ऊष्मागतिकी पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको डेरिवेशन मिलेगा इसका। तो तब तक के लिए इसे याद रखिए, और आपको इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि कहाँ से आई क्यों आई, बस याद रखिए कि डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है -RT ln के इक्विलिब्रियम होता है। अब जरा ध्यान से देखें, ये तो बात हो गई मानक परिस्थितियों की, राइट। यदि साम्य नहीं हो, ये तो साम्य की बात हो गई, तो जब साम्य नहीं हो। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। तो जब साम्य अवस्था नहीं होगी, राइट, तब हम क्या लिखेंगे के इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखेंगे Q, राइट। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो डेल जी बराबर हम लिख रहे होंगे, डेल जी बराबर हमारे पास है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारी डेल जी का संबंध है जो ऊपर वाले संबंध से आया है, राइट। अब इसमें साम्य की कंडीशन डालिए, जब साम्यावस्था हो तब Q बराबर के इक्विलिब्रियम, सॉरी, जब साम्यावस्था हो तब Q बराबर के इक्विलिब्रियम। तो लिखिए Q बराबर के इक्विलिब्रियम एंड डेल जी बराबर 0। तो जैसे डेल जी बराबर 0 और Q बराबर के इक्विलिब्रियम लिखा, ये 0 बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो ये ऊपर वाला रिलेशन हमारा इससे आ जाता है। तो ये भी हमारे एक काम का रिलेशन है। अब हम शर्त निकालेंगे यहाँ से। क्या शर्त निकालेंगे, राइट? तो जरा ध्यान से देखिए, पश्च विस्थापन कब होगा? तो पश्च विस्थापन होता है जब Q बड़ा होता है किससे? के इक्विलिब्रियम से, राइट। इस संबंध को हम एक और बार और पलट कर कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिखा जा सकता है डेल जी बराबर डेल जी नॉट की वैल्यू रख दी ऊपर से, तो ये आ गया आर टी एल एन क्यू बाई के इक्विलिब्रियम। कैसे आया? इस डेल जी नोट की वैल्यू रख दी, ये यहाँ पर आर टी कॉमन, एल एन क्यू माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम, तो क्यू बटा के इक्विलिब्रियम। अब जब पश्च विस्थापन होना है तो क्यू बड़ा होना है किससे? के इक्विलिब्रियम से, ठीक। और क्यू बड़ा होना है के इक्विलिब्रियम से, तो क्यू बटा के इक्विलिब्रियम एक से बड़ा होना है। एल एन क्यू बटा के इक्विलिब्रियम क्या होना है? 0 से बड़ा होना है। इसका मतलब क्या हो गया? डेल जी क्या होना है? ग्रेटर देन 0। तो हमें डेल जी पर शर्त मिली कि पश्च विस्थापन कब होगा? जब डेल जी पॉजिटिव होगा, राइट। पश्च विस्थापन की शर्त आ गई। अग्र विस्थापन की शर्त बात करें तो अग्र विस्थापन की शर्त की जब बात होगी तो हम कहेंगे Q लेस देन के इक्विलिब्रियम, Q लेस देन के इक्विलिब्रियम, तो Q बटा के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, ये आया हमारे पास। और अब यहाँ पर बात करेंगे तो एल एन क्यू बटा के इक्विलिब्रियम लेस देन 0, इसका मतलब इससे हमें मिला डेल जी लेस देन 0। तो अग्र विस्थापन के लिए तो डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए और पश्च विस्थापन के लिए डेल जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारी डेल जी में शर्त मिल गई अग्र और पश्च विस्थापन की। तो ये तो Q और ऊष्मागतिकी का आपस का संबंध हो गया, जहाँ से Q की बातें हम ऊष्मागतिकीय पैरामीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा हमें बात करना है ऊष्मागतिकीय गुणधर्म में के इक्विलिब्रियम की ताप पर निर्भरता। किसके बारे में बात करनी है? के इक्विलिब्रियम की ताप पर निर्भरता। तो आइए उस बारे में बात करें। तो जब हमने उस बारे में बात की तो हमारे एक समीकरण काम में आ रही है, उसको हम लिखते हैं। तो जो समीकरण हमने लिखी, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एक तो हमने ये लिखा, दूसरा इसी के सामने पर कंडीशन लगा दी तो यह आ गया माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब हम लोग जानते हैं ऊष्मागतिकी से डेल जी नॉट बराबर होता है डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हमारे पास होता है। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, क्या मिल रहा है मुझे? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, तो एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर हमें मिल रहा है, इस माइनस आर टी को इधर ले आए तो ये हो गया डेल एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/t। अगर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट ताप से स्वतंत्र मान लिए जाएं तब साम्य नियतांक की तापमान पर निर्भरता हमें मिल चुकी है। इस तरह से साम्य नियतांक ताप पर निर्भर होगा, ये हमें याद रखना है। और ये एक समीकरण हमारे पास आ रही है। तो विस्थापन की कहानी तो हम पढ़ चुके। अब ताप पर निर्भरता की बात करें, जो हमारा शुरुआत से हमने कहा था कि हम एक साथ पढ़ेंगे ऊष्मागतिकीय चीज़ों की। तो हमारे पास ताप पर निर्भरता आ रही है, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 1/t। अब अगर आप एल एन के इक्विलिब्रियम को y मान लें
और 1/t को हम x मान लें तो ये हमारे पास आ रहा है y बराबर माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। और अगर आप इस समीकरण को देखेंगे तो ये हमें एक सरल रेखा की समीकरण है जिसका ढाल हमारे पास है माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर और y अंतःखंड हमारे पास है डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, राइट। अब चूंकि आप जानते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि डेल्टा एच है, राइट। इसलिए हम डेल्टा एच के आधार पर समीकरण का ढाल पॉजिटिव और नेगेटिव बता पाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ढाल बताने के लिए डेल्टा एच का चिन्ह हमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने दो सिंपल ग्राफ बना दिए आपके सामने यहाँ। एक तो मैंने लिया केस 1 डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, जब डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो y एक्सिस पर ln के इक्विलिब्रियम और x एक्सिस पर 1/t। तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव का मतलब हो गया हमारे पास ढाल बराबर नेगेटिव। और नेगेटिव ढाल की रेखा कैसी आएगी, तो नेगेटिव ढाल की रेखा कुछ ऐसी बना सकते हैं हम, राइट। यहाँ पर ढाल नेगेटिव है अर्थात ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। दूसरा केस हम बात करें तो दूसरा केस मैंने कहा डेल एच नॉट नेगेटिव। डेल एच नॉट नेगेटिव का मतलब हो गया ढाल पॉजिटिव, और ढाल पॉजिटिव की रेखा कैसी आएगी हमारे पास, तो ये y पर ln के इक्विलिब्रियम और x पर 1/t और पॉजिटिव ढाल की रेखा, तो ये रेखा आपको मिल सकती है पॉजिटिव ढाल की। तो ये कैसी अभिक्रिया के लिए, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, राइट। और ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता हो। इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग ग्राफ आ जाएंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए, ठीक। डेल्टा एस के आधार पर भी हमारे ग्राफ अलग अलग हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ln की जगह log लिखना चाहूँ तो कैसे ग्राफ आएंगे, तो मेरी समीकरण है ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बटा आर माइनस डेल्टा एच नॉट बटा आर इंटू 1/t। मैंने ln को बदला log में, तो log के इक्विलिब्रियम, इसका मतलब सब जगह 2.303 से भाग हो गया, तो ये हो गया 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t। तो कहानी वही रहेगी, ढाल थोड़ा सा बस बदल जाएगा, ग्राफ का नेचर आपका वही रहना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, तो ये फिर से डेल एच नॉट नेगेटिव के लिए ही है, डेल एच नॉट नेगेटिव है, लेकिन अब ढाल बराबर है माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये रेखा हो गई, ये फिर से ऊष्माशोषी ही है, ऊष्माशोषी ही है, लेकिन अब ढाल बराबर हो जाएगा आपका माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये ढाल में किसका चेंज आया है, 2.303 का चेंज आ रहा है, उस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये हमारी अलग अलग परिस्थितियों पर ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t के ग्राफ है, जहाँ ढाल कितना है, जहाँ पर ढाल है माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर। और यदि log के इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या ड्रॉ किया है हमने, log के इक्विलिब्रियम। अच्छा, फ़र्क क्या है log और ln में, तो log हमने बेस इसका 10 रखा है और ln जब कहा है तो बेस इसका e है, ये दोनों का फ़र्क है। और इस तरह की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ढाल में बदलाव आ जाता है, वो बदलाव आपको याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम दो अलग अलग तापमानों पर के इक्विलिब्रियम कैसे संबंधित होंगे उस बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कैसे संबंधित होंगे। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग तापमानों पर के की निर्भरता की। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ताप T1 पर, ताप बराबर T1 पर साम्य नियतांक है आपका K1, तो हमारी समीकरण हो गई ln K1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच नॉट को हमने
ताप से स्वतंत्र माना है। और सिमिलरली हमने कहा कि ताप बराबर T2 पर साम्य नियतांक हो गया आपका K2, तो हमारी समीकरण हो गई ln K2 बराबर डेल एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर 1/T2। ये हमारी कहानी हो गई, राइट। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हो गई। मैंने किया समीकरण 2 माइनस 1, तो मुझे मिल रहा है ln K2 माइनस ln K1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर मिल रहा है, ठीक। अब देखें तो 2 माइनस 1 जब मैंने किया तो ये कैंसिल हो गया, डेल एच नॉट अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर में क्या मिल रहा है 1/T1, दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस का ही रहा, माइनस T2। तो ये हमारी समीकरण है। इसे थोड़ा और अच्छे से अगर हम लोग लिख लें तो ये हो गई हमारे पास ln K2 K इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर 2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब हम ये देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें चेक करना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमें चेक करने के लिए मैंने माना कि T1 जो है छोटा है किससे, T2 से। जब T1 छोटा है T2 से तो इसका मतलब 1/T1 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/T2 से, और 1/T1 बड़ा है 1/T2 से, तो ये कोष्टक का वैल्यू हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। यानी यदि हमने ताप बढ़ाया है T1 से T2 तो देखिए कोष्टक तो आगे हमारा पॉजिटिव। परंतु अब यहाँ पर दो अलग अलग परिस्थितियाँ आ गई, क्या कि यदि डेल एच नॉट पॉजिटिव है यानी ऊष्मा शोषी है, डेल एच नॉट यदि पॉजिटिव है इस ब्रैकेट में, तो ध्यान से देखिए अब हमारा पूरा RHS पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब LHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और LHS पॉजिटिव होने का मतलब ln K2 बाई K1 को पॉजिटिव, और इसका मतलब K2 बटा K1 को 1 से बड़ा, और इसका मतलब K2 बड़ा होना चाहिए किससे, K1 से। तो ऊष्मा शोषी में ताप बढ़ाने पर साम्य नियतांक बढ़ता है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम बात करें अब ऊष्माक्षेपी की, तो ऊष्माक्षेपी में ध्यान से देखिए, ऊष्माक्षेपी में यानी डेल एच नेगेटिव में, डेल एच जैसे ही नेगेटिव रखा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव है आपका, तो RHS आपका हो गया लेस देन 0, इसका मतलब LHS को भी लेस देन 0, इसका मतलब ln K2 बाय K1 लेस देन 0, और इसका मतलब K2 बटा K1 लेस देन 1, और इसका मतलब हो गया कि K2 लेस देन K1, अर्थात साम्य नियतांक घट गया। कब, जब हमारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, राइट। तो ये हमारी बात आ गई ऊष्माक्षेपी की, और ये बात हो गई ऊष्मा शोषी की। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, कैसे, राइट। तो जब हम ग्राफ से समझ रहे होंगे तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ ग्राफ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया है, ढाल आप देख रहे हैं नेगेटिव है, ढाल नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ है आपका ऊष्माक्षोषी के लिए। तो ये पहला ग्राफ किसके लिए, ऊष्माशोषी के लिए, ऊष्माशोषी मतलब डेल एच पॉजिटिव के लिए पहला ग्राफ। यहाँ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर दो अलग अलग तापमान, ये 1/T है, तो 1/T और 1/T1 हमारे बढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो बड़ा कौन है, 1/T1 बड़ा है, तो ये हो गया 1/T1 और ये हो गया 1/T2। ये 1/T1 का ln K1 और ये हो गया ln K2, ठीक। ln K1 और ln K2 ये हमारा हो गया। तो ये 1/T1 बड़ा है, 1/T2 छोटा है, इसका मतलब T2 बड़ा है और T1 छोटा है। तो आप देखें यहाँ पर इस ग्राफ में हमें मिल रहा है ln K2 बड़ा है किससे, ln K1 से, अर्थात K2 बड़ा है किससे, K1 से। ये हमारा इम्प्लीकेशन आ गया कब, जब T1 छोटा है किससे, T2 से। तो T1 छोटा है T2 से, K1 छोटा है K2 से। किसके लिए, ऊष्माशोषी के लिए। ऊष्माक्षेपी के लिए इससे उल्टा आ जाएगा। जब उल्टा आ जाएगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग।
ये 1/T, ये ln k, और ये हमारा ग्राफ हो गया। इसमें मैंने 2 तापमान बता दिए। ये हो गया हमारा 1/T1, ये हो गया 1/T2, ये ln k2, और ये हो गया हमारा ln k1। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ln k1 अब बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ऊष्माक्षेपी में T1 छोटा होने पर T2 से K1 आपका बड़ा होता है, किससे? K2 से। इस तरह की बात हमने लिख दी यहाँ पर। तो यहाँ अलग अलग है। ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, ऊष्माक्षेपी में ताप बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम घट रहा है। ये हमारी कहानी हो गई। आप इसे याद भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिए, एक तरीका तो है कि मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, डायरेक्ट याद रखें। डेल्टा H पॉजिटिव में बढ़ाने पर बढ़ता है और डेल्टा H नेगेटिव में बढ़ाने पर घटता है। सिंपल, पॉजिटिव में बढ़ाने पर बढ़ता है, नेगेटिव में बढ़ाने पर घटता है। तीसरा एक तरीका और है कि डेल्टा H डेल्टा T गुणा डेल्टा K इक्विलिब्रियम, इन तीनों के डेल्टा का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे? जरा ध्यान से देखो। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ये एक टेबल से भी हम याद रख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले मैंने बात की ऊष्माशोषी की। ऊष्माशोषी मतलब डेल H पॉजिटिव। डेल H पॉजिटिव, ताप बढ़ाया, और ताप बढ़ाने का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाया, तो T बढ़ाया तो डेल T पॉजिटिव। और आप जानते हैं ऊष्माशोषी में अगर मैं तापमान बढ़ा रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो ये K इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है? बढ़ता है, अर्थात डेल K इक्विलिब्रियम भी क्या आ गया आपका? पॉजिटिव। तो देखो तीनों का साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी तीनों के डेल्टा का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इसी में ऊष्माशोषी में मैंने ताप घटाया, इसका अंदर डेल T नेगेटिव। अब जब ताप घटा रहा हूँ इसका मतलब मैं इधर बढ़ रहा हूँ, 1/T बढ़ रहा है, तो ये K इक्विलिब्रियम घट रहा है, तो ये K इक्विलिब्रियम घटता है, और K इक्विलिब्रियम घटता है यानी डेल K इक्विलिब्रियम नेगेटिव। तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया फिर से पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली हम ऊष्माक्षेपी के लिए कर लेंगे। तो ऊष्माक्षेपी के लिए जब हमने किया तो डेल H नेगेटिव है। अब डेल H नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर कहानी लिखी। मान लीजिए मैंने कहा ताप घटाने पर, ताप घटाया यानी डेल T नेगेटिव, डेल H नेगेटिव, डेल T नेगेटिव। अब जरा देखते हैं, ताप घटा रहे हैं यानी 1/T बढ़ रहा है, तो ये बढ़े, हम इधर बढ़े तो K इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, राइट। तो ये क्या है? K इक्विलिब्रियम क्या आया? बढ़ गया यानी डेल्टा K इक्विलिब्रियम क्या हो गया? पॉजिटिव। अब तीनों के साइन देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। क्या हमारे पास ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है? यस। तो अब जब यहाँ पर बात करेंगे ताप बढ़ाने पर यानी डेल T पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लाने के लिए क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसे क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ये घटेगा। और यही हमारी चीज़ें आ रही है। तो एक तरीका है, पॉजिटिव में बढ़ाने पर बढ़ता है और नेगेटिव में बढ़ाने पर घटता है। नेगेटिव डेल्टा H में ताप बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम घटता है, पॉजिटिव डेल्टा H में ताप बढ़ाने पर K इक्विलिब्रियम बढ़ता है। दूसरा तरीका, तीनों के डेल्टा का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी तीनों में से या तो 2 नेगेटिव होंगे या एक भी नेगेटिव नहीं होगा। इस तरह से भी हम इनके चिन्ह की बात याद रख सकते हैं और ये ध्यान रख सकते हैं कि कब K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा और कब K इक्विलिब्रियम घटेगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकल चीज़ें जिस पर हमने K इक्विलिब्रियम ताप पे प्रभाव बात की। अब इस पर सवाल कैसा आता है, आइए इस बारे में चर्चा करें। सवाल बहुत आसान है, ग्राफ दिया हुआ है और डेल्टा H आपसे पूछा हुआ है, आपको किस तरह से सवाल करना है आइए देखते हैं। आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं।
तो सिंपल कहानी है क्या कि आपको सबसे पहले ढाल दिख रहा है ग्राफ से, ढाल क्या है, तो ढाल है tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री यानी -1045 डिग्री, और -1045 मतलब -1। और आप थ्योरी से जानते हैं कि log k इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t है, तो ढाल होगा -∆H0/2.303 R। तो ∆H0 बराबर आ गया आपके पास 2.303 R, और R का वैल्यू यदि कैलोरी में रखेंगे तो ∆H0 बराबर आ जाएगा, कैलोरी में R का वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। तो ये हमारे पास R का वैल्यू आ जाएगा 2.303 इंटू 2, तो ये आ गया 4.606 कैलोरी पर मोल, राइट। ये हमारी अलग अलग कहानी हो गई, इस तरह से हम लोग डील कर रहे होंगे। ये हमारा ढाल हो गया, ठीक। तो ये सिंपल सा सवाल है। आप इसमें गलती क्या करते हैं, हम इतना रट लेते हैं कि 2.303 भूल जाते हैं, और जैसे ही भूल जाएंगे हमारा आंसर 2 आ जाएगा, राइट। कभी कभी हम साइन की गड़बड़ कर जाते हैं, तो ये 2 गलतियां इसमें हो सकती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और कैसे सवाल आते हैं आइए उस पर भी बात करें। एक अभिक्रिया है, उसका ∆H0 नेगेटिव है, T बराबर 1200 केल्विन पर साम्य नियतांक 0.05 है, तब T बराबर 1300 केल्विन पर साम्य नियतांक क्या होगा। सवाल ये है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/21, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/18, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/15, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/12। तो आई आपको साम्य नियतांक क्या हो सकता है, संभावित मान बताना है, राइट। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम में भी, राइट, साम्य नियतांक का मान हो सकता है, इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे, राइट। तो अब आपके दिमाग में जो बच्चा सबसे अच्छे से सीख गया है वो ये कहेगा कि भाई हमारी समीकरण होती है ln k2/k1 बराबर ∆H0/R 1/T1 माइनस 1/T2। कि आपने हमें T1 दिया, T2 दिया, K1 दिया, K2 पूछा, ठीक है, लेकिन ∆H0 भी तो दीजिए, तब जाकर हम बात कर पाएंगे। तो बच्चों मैं नहीं चाहता कि आप ये समीकरण यूज़ करें, मैंने सवाल किसी और फ्रेम में दिया है, इस तरह की इक्वेशन से ये सवाल पर्टिकुलर सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये अलग सवाल है। आप देखिए 1300 केल्विन बड़ा है किससे, 1200 केल्विन से, इसका मतलब T2 बड़ा है किससे, T1 से। ∆H आपका नेगेटिव है, इसका मतलब K2 जो है वो छोटा होगा किससे, K1 से, राइट। अब K2 छोटा होगा K1 से, तो मैंने K1 कितना दिया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ आया K2 छोटा होगा किससे, 0.05 से, यानी K2 छोटा होगा किससे, 1/20 से। अब 1/20 से छोटा कौन है यहाँ पर, क्या 1/18 है, क्या 1/15, 1/12 है, नहीं। अगर डिनोमिनेटर छोटे हैं तो संख्या बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते, केवल एक आंसर होगा, कौन सा, 1/21 वाला। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारी अलग अलग कहानी है। ऐसा ही एक सवाल हमारे पास शीट में भी दिया हुआ है, आप लोग उसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ सॉल्व नहीं करना, वहाँ केवल इस बात से अंदाज़ा लगाना है कि साम्य नियतांक बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नहीं यूज़ करना, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है कि कब साम्य नियतांक ज़्यादा होगा और कब साम्य नियतांक बढ़ेगा, कब साम्य नियतांक घटेगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल हमारे ताप पर निर्धारित अभिक्रियाओं के लिए, साम्य अभिक्रियाओं के लिए आते हैं। कभी कभी हमें y अंतःखंड दे के ∆H0 की गणना भी करा ली जाती है, राइट। उस तरह के सवाल भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। कैसा है ज़रा ध्यान से देखिए, ये है ln k इक्विलिब्रियम, ये है 1/T, ग्राफ आपका दिया हुआ है कुछ ऐसा। ये एंगल है 60 डिग्री और ये वैल्यू है 4, ठीक। अब आपको बात करनी है, पूछा है कैलकुलेट या डिटरमाइन ∆H0 m ∆H0। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है ढाल बराबर क्या होता है, ढाल बराबर होता है ln दिया हुआ है इसलिए -∆H0/R।
अच्छा, यहाँ ढाल कितना दिया हुआ है? यहाँ ढाल दिया हुआ है, अगर हम इसका देखें तो ढाल पॉजिटिव है और कितना है 60 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब कितना हो गया √3। तो डेल एच नॉट बराबर क्या आ गया हमारे पास? डेल एच नॉट बराबर आ गया -R√3। R का वैल्यू कैलोरी में लिख लेंगे तो -2√3 कैलोरी पर मोल। अब y अंतःखंड की बात करें तो y अंतःखंड क्या होता है हमारे पास? y अंतःखंड होता है डेल एच नॉट अपॉन R। ये कितना दिया हुआ है? -4। ये दूरी दी हुई ना 4, तो डेल एच नॉट कितना आ गया? डेल एच नॉट आ गया -4R। कैलोरी में बात करेंगे तो -8 केल्विन कैलोरी पर केल्विन, ये हमारा डेल्टा एच नॉट आ गया। तो देखिए डेल एच नॉट भी नेगेटिव है और डेल्टा एच नॉट भी आपका नेगेटिव है, यानी ऊष्माक्षेपी और एंट्रोपी घटाने वाली अभिक्रिया है। एंट्रोपी कब घटती है? तो एंट्रोपी अगर आप जाने तो एंट्रोपी क्या होती है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है कि आपने ये तो समझाया नहीं कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है और डेल्टा जी क्या होता है। तो बच्चों ये तो हमारा जो इस चैप्टर के लिए आवश्यक है वो है, पर क्योंकि इस चैप्टर में पुरानी चीज़ें भी आ रही है इसलिए अब हम उन्हें समझ रहे हैं, राइट। जिनको पहले से आती है उनके लिए तो नया कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं डेल एच नॉट। तो डेल एच नॉट है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन एक तरह से आप कह सकते हैं ऊर्जा में परिवर्तन। कितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ? डेल्टा एस नॉट, तो एस नॉट है अव्यवस्थाओं की कोटि में परिवर्तन। क्या बताता है? अव्यवस्थाओं की कोटि में परिवर्तन। और डेल्टा जी नॉट क्या है? मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहले तो इनका ये नाम याद रखिए कि ये क्या होती है। अब इन्हें समझते हैं कि ये क्या होती है। जैसे मैं सबसे पहले एस से शुरू करूं, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, अव्यवस्थाओं की कोटि। यानी ये अव्यवस्थाओं की कोटि को हम क्या नाम दे देते हैं? एंट्रोपी। ठीक, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस नॉट। अव्यवस्थाओं की कोटि मैंने लिखा। देखो सब चीजें व्यवस्थित है, हर आदमी अपनी निश्चित जगह पर बैठा हुआ है, हर एक आदमी की जगह निश्चित है, उस जगह उसका नाम लिखा हुआ है कुर्सी पे, फला आदमी एक्स यहाँ बैठेगा, वाई यहाँ बैठेगा, सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। तो चीज़ें पूर्ण तरह व्यवस्थित है, परंतु हर एक ने अपनी कुर्सी अदला बदली कर ली। एक्स वाई की जगह पर बैठ गया, वाई जेड की जगह पर बैठ गया, जेड किसी और की जगह पर, एक्स किसी और की जगह पर। यानी हमने जो व्यवस्था निर्धारित करी थी वो व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अब वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ चुकी है तो हमने उसे नाम दिया अव्यवस्था। अब कभी कभी ये हो सकता है कि अव्यवस्था एक स्तर की है, उससे ज़्यादा और बिगड़ जाना। बिगड़े हुए स्वरूप को भी हमने स्तर बाय स्तर बांट दिया कि ये एक लेवल तक अव्यवस्थित है, ये पूर्ण तरह बिगड़ा हुआ है, ये पूरी तरह व्यवस्थित है। तो वो अव्यवस्थाओं की कोटि को ही हमने क्या कह दिया? राइट, एंट्रोपी। और उसमें परिवर्तन ही क्या कह दिया? एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस नॉट। हो सकता है किसी अभिक्रिया में व्यवस्थाएं बढ़ रही हो, यानी अव्यवस्थाएं घट रही हो, यानी एंट्रोपी नेगेटिव हो सकता है किसी अभिक्रिया के कारण अव्यवस्थाओं में वृद्धि हो रही हो, यानी अव्यवस्थाओं की कोटि बढ़ेगी अर्थात एंट्रोपी बढ़ेगा। जैसे आदमी औरत एक लेवल हो गया, बीच में तीसरा कैटेगरी आना और एक अव्यवस्था हो गई, एक और चीजें हो गई, तो सब एक जैसे होना एक यूनिफॉर्मिटी है। कोई लंबा होना, कोई छोटा होना, कोई और छोटा होना, सबकी लंबाई अलग अलग होना, ये एक नई अव्यवस्था हो गई। राइट, तो इस तरह से हर चीज़ में रैंडमनेस हो सकती है, जिसे डिस्टर्बेंस भी बोला जा सकता है। अव्यवस्थाएं हो सकती है, विषमता हो सकती है। तो बहुत सारी विषमताएं होना, अव्यवस्थाओं की कोटि उच्च होना। विषमताएं बिल्कुल नहीं होना, सब एक जैसे होना, सबकी लंबाई एक जैसी, वजन सबका एक जैसा, रंग रूप सबका एक जैसा, यानी अव्यवस्थाओं की कोटि शून्य हो गई। और आप सब जानते हैं सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब एंट्रोपी का मान शून्य होने के लिए राइट हमें काल्पनिक परिस्थितियां अज्यूम करनी पड़ेंगी, जो वास्तविकता में संभव नहीं है, वो परिस्थितियां हमें माननी पड़ेंगी। ठीक, ये तो हो गई डेल्टा एस नोट की बात। अब बात करें डेल्टा एच नोट।
तो जिस तरह से फिजिक्स में आप ऊर्जा की बात करते हैं, एच की बात उसी तरह केमिस्ट्री में करी जा सकती है, राइट। आंतरिक प्लस बाहरी ऊर्जा, दाब व आयतन के कारण ऊर्जा मिलाकर जो ऊर्जा बनेगी, किसी तंत्र की अपने अंदर की ऊर्जा यानी मेरे अंदर की ऊर्जा प्लस मेरे आकार व आयतन और दाब के कारण जो ऊर्जा का संचार है वो ऊर्जा, दोनों को मिला दें तो उसे कहते हैं एंथैल्पी। नई ऊर्जा मिला दी, ऊर्जा में कुछ और मिला दिया, इसलिए केवल ऊर्जा नहीं का एक नया नाम दे दिया, एच, एंथैल्पी। अब बात करते हैं कि जब भी अभिक्रिया होती है तो सारी ऊर्जा फ्री नहीं होती है। हर एक आदमी की सारी ऊर्जा आप कभी भी वो सारी ऊर्जा काम में लेकर का उपयोग करके काम नहीं कर सकता है। वो अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा ही उपयोग में ला सकता है, उस ऊर्जा को कहा मुक्त ऊर्जा। यानी जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उपयोग में आने वाली ऊर्जा में क्या परिवर्तन है, क्या उपयोग में आने वाली ऊर्जा बढ़ रही है, क्या उपयोग में आने वाली ऊर्जा घट रही है। यानी जब भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा परिवर्तन में से कुछ में तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती बढ़ती है और कुछ ऊर्जा परिवर्तन उसकी उपयोग में आने वाली ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो कभी कभी किसी अभिक्रिया की होने की वजह से उपयोग में आने वाली ऊर्जा बढ़ती है और कभी कभी उपयोग में आने वाली ऊर्जा घटती है। यदि उपयोग में आने वाली ऊर्जा घट रही है तो हम ये कहते हैं इस अभिक्रिया के कारण कुछ ऊर्जा बाह्य रूप में उपयोग में ली जा रही है, यानी अभिक्रिया कुछ ऊर्जा मुक्त कर रही है, राइट। इसीलिए हमने उपयोग में आने वाली ऊर्जा को नाम दे दिया मुक्त ऊर्जा। अब जब मुक्त ऊर्जा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपकी अभिक्रिया के कारण इस अभिक्रिया के ऊर्जा स्तर का कुछ भाग बाहर जाकर परिवेश में जाकर किसी रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, अर्थात डेल जी नेगेटिव आ जाएगा। यानी जब अभिक्रिया के कारण बाहर कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, अभिक्रिया अंदर हो रही है पात्र में और बाहर कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया का डेल जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभिक्रिया की ऊर्जा का कुछ भाग किसी कार्य को करने में उपयोग लाया जा रहा है, इसलिए अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त हो रही है और ऐसी मुक्त ऊर्जा के लिए डेल जी नेगेटिव लिखा जाता है, राइट। अब बात करें पॉजिटिव की। पॉजिटिव डेल जी का मतलब है कि बाहर की किसी ऊर्जा को अभिक्रिया अवशोषित कर रही है, अपने अंदर समाहित कर रही है, राइट। यानी बाहर कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के द्वारा संपादित ऊर्जा अभिक्रिया अपने अंदर ग्रहण कर रही है, तब अभिक्रिया ऊर्जा मुक्त नहीं कर रही है जबकि अवशोषित कर रही है। इस समय अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा का अवशोषण है, इसलिए डेल जी नॉट पॉजिटिव कहा जाता है, राइट। तो ये तीनों का मतलब है। मैंने समझाया तो है, लेकिन आप मानकर चलिए ऊष्मागतिकी चैप्टर में इन तीनों पर कम से कम हमें 2-2 लेक्चर बात करनी है, तो 10 मिनट में मैंने आप समझ ही जाइए कि कितना इनके बारे में बोल पाया होगा और कितना नहीं। तो आपको बस नाम याद रखना है और ये याद रखना है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो सबसे पहला, अगर अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं तो डेल एस पॉजिटिव होगा। यदि अभिक्रिया पात्र में होकर कुछ ऊर्जा बाहर दे रही है जो हम उपयोग में ला सकते हैं तो ये नेगेटिव होगा। और यदि अभिक्रिया के कारण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा का एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वो अभिक्रिया एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोली जाएगी और ये नेगेटिव होगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, इस एक चीज को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं, डेल एस नॉट को। आप कभी भी ये कह सकते हैं यदि डेल एन जी पॉजिटिव है, क्या कह सकते हैं, यदि डेल एन जी पॉजिटिव है यानी गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो अभिक्रिया का डेल एस नॉट अधिकांशतः पॉजिटिव आएगा। एंड यदि डेल एन जी नेगेटिव है तो आप कह सकते हैं डेल एस नॉट क्या आ जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए। ये ऊष्मागतिकी में हम सिखाते हैं, लेकिन आप यही बात कर सकते हैं इस तरह की। दूसरी एक और काम की चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ठोस अवस्था की एंट्रोपी हमेशा द्रव अवस्था से कम होती है और द्रव अवस्था की एंट्रोपी हमेशा गैस अवस्था से कम होती है। और गैस में अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी और गैस में अणुओं की संख्या घट रही है तो एंट्रोपी घट जाएगी। ये बातें आप याद रख सकते हैं। बाकी मेन मुद्दे की बात इसमें हमारा ये ग्राफ और ये समीकरण याद होना चाहिए। हमें पढ़ना वही था
क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ रासायनिक साम में पढ़ते समय कभी कभी बालकों ने ऊष्मागतिकी पढ़ लिया होता है, कभी कभी नहीं पढ़ा होता है, इसलिए मैंने ये ऊष्मागतिकी का थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ समझा दिया है ताकि आपको रासायनिक साम में पढ़ते समय यदि ऊष्मागतिकी नहीं भी पढ़ा है तो कोई तकलीफ ना हो। बाकी याद रखिए मैंने केवल परिभाषाएं समझाई है, डिटेल में बात नहीं की है। तो जो लोग कहते हैं अरे सर हमें ये बहुत क्लियर नहीं हुआ, तो नहीं भी होगा बच्चों, क्योंकि ऊष्मागतिकी में जब मैं एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2 या 3 लेक्चर बात कर रहे होंगे, तो 2 या 3 लेक्चर की बात मैं 4 या 5 मिनट या 10 मिनट में नहीं कर सकता पूरी, इसलिए मैंने केवल इंट्रोड्यूस किया है। आप केवल इनका नाम याद रखिए और इस नाम का क्या अर्थ है, ये क्या निर्धारित करते हैं वो याद रखिए, बाकी आपको अभी और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऊष्मागतिकी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ें बहुत आसान है, राइट, और उनके लिए ये बहुत बल्ले बल्ले टाइप सिचुएशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों, राइट। ये हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हमने आज पूरे लेक्चर में बात की। लेक्चर के शुरुआत में हमने क्यू और अभिक्रिया भाजक पर बात की और एक समीकरण पर भी बात की। हमने कहा कि क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम और डेल जी ग्रेटर देन 0 पश्च अभिक्रिया की बात करते हैं, और क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम और डेल जी लेस देन 0 अग्र अभिक्रिया या अग्र विस्थापन को दर्शाते ही हमारे आज के लेक्चर के शुरुआत में हमने बात की। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। अगले लेक्चर पर हम बात कर रहे होंगे ली शातलीय सिद्धांत की और अन्य किसी बातों की, या ली शातलीय के पहले हम भौतिक साम्य की भी बात कर सकते हैं, राइट। दोनों में से जो होगा वो शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।